हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम कंप्लीट वन शॉट में डिस्कस करेंगे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहते हैं। अब देखो, ये जो जो ये एक्ट है ना, इसको सामान्यतः जो है हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस या डीवी एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेट्स जुडिशरी और एपीओ के एग्ज़ाम में जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो है उत्तर प्रदेश जो यूपी जुडिशरी है वहाँ पे, फिर राजस्थान जुडिशरी और भी जगहों पर जो है माइनर एक्ट में इसको रखा गया है। तो इसको अच्छे से जो है हम देख लेते हैं और वन शॉट में जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमको ये समझना होता है कि उस वो जो है टोटल चैप्टर कितने हैं, कब इनैक्ट हुआ, कब जो है इन्फोर्समेंट हुआ। ये सारी चीज़ें जो बेसिक पॉइंट है ये पूछी जाती हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये इसमें टोटल चैप्टर की बात करें तो पूरी की पूरी एक्ट में टोटल चैप्टर जो है 5 है। टोटल सेक्शन कितने हैं? 37 है। तो हमको 37 सेक्शन पढ़ने हैं और उनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कोई एक्ट में संशोधन हुआ? कोई नहीं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है क्योंकि 2005 का है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, यानी कि जो है इसका एम क्या है, पर्पज क्या है? तो जो डोमेस्टिक लेवल पे जो भी जो है वायलेंस होते हैं, ठीक है, जो हिंसा होती हैं महिलाओं के प्रति, उनकी जो सुरक्षा की बात करने के लिए, यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है यह एक्ट बनाया गया है। ठीक है, और बेसिकली आपको पता है कि जो भी ये कार्रवाई होती है इससे जो है घरेलू हिंसा संबंधी, ये कह रहे हैं कि 498 ए वगैरह से ही ये जो है अभिप्रेरित होकर के जो है ये एक्ट जो है बनाया गया है। तो ये भी याद रखना आप। अगर हम लागू की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, तो कब हुआ? 26 अक्टूबर 2000 जो है 6 को हुआ। उससे पहले देखते हैं कि इसे पारित कब हुआ। ठीक है, एनेक्टमेंट कब हुआ? तो 13 सितंबर 2005। तो जब भी कभी पूछेगा कि जो है कब इसे इनेक्ट किया गया, तो ये 13 सितंबर 2005 यानी 2005 को हुआ था। और इन्फोर्स कब हुआ? तो ये 26 अक्टूबर 2006। इसको लर्न बहुत आसानी तरीके से कहते हैं। जैसे मान लो 13 का दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 26। तो इससे याद रखना कि जब इसका इनेक्टमेंट हुआ तो उसका डबल जो डेट है वो उस डेट को लागू हुआ। दूसरी बात, जो यहाँ पे जो है देख सकते हो सितंबर लिखा हुआ है, तो उसके जस्ट अगले महीने यानी अक्टूबर में जो है नेक्स्ट ईयर वो लागू हुआ। ये 2005 में इनेक्ट हुआ था, 2006 में जो है ये लागू हुआ। तो इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो इनेक्टमेंट क्या हुआ? 13 सितंबर 2005 और जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 26 अक्टूबर 2006। दोनों जो है बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है अ, अगर घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी इसमें एक्ट में वो सारी चीज़ हम समझेंगे। तो घरेलू हिंसा का मतलब ये हुआ कि घर के अंदर जो कोई भी वायलेंस होता है, सिंपल लैंग्वेज सोचो कि किसी भी कोई महिला जो है, ठीक है, कोई महिला है अपने घर में रह रही है, ठीक है, अब उसके घर में जो है जो कोई भी वायलेंस होता है उससे संबंधित, जिसके वजह से उसको मानसिक प्रताड़ना मिलती है, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण से संबंधित जो है ये हिंसा की जाती है। तो महिला ये नहीं कि कोई भी, यानी कि उससे पारिवारिक संबंध होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति अगर कोई करता है तो ये घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अधिनियम संख्या, यानी कि एक्ट नंबर पूछा जाता है, ये 43 है। एक्ट नंबर क्या होता है कि जैसे 2005 में जो है जब ये इनेक्ट हुआ, पारित हुआ, ठीक है, तो उस समय जो है जो बहुत सारे एक्ट बनाए गए, तो उसमें से 43 नंबर का जो है एक्ट है, इसीलिए जो है एक्ट नंबर 43 2005 का ये जो है कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमको जो है समझ लेना है कि जो जो एक्यूज्ड है, पीड़ित व्यक्ति है, कौन हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि कोई भी महिला, यानी कि व्यक्ति, या आगे मिलेगा वहाँ पे पर्सन की बात किया गया है। जैसे कि हमको पता है कि आईपीसी सेक्शन 11 जो पर्सन की बात करता है उसमें ऑलरेडी बताया गया कि पर्सन में महिला और पुरुष दोनों आते हैं। तो यहाँ पे चूंकि घरेलू हिंसा से संबंधित, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित, यहाँ पे महिलाओं के प्रति जो संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना, तो यहाँ पे अगर कोई भी जो है पीड़ित व्यक्ति है,
ठीक है, विक्टिम है, तो वो कौन सा हो सकता है, वो महिला हो सकती है। और ऐसी महिला के साथ जो है उसके जो जो डोमेस्टिक जो रिलेशन है, यानी कि घरेलू जो नातेदारी है, वो उस समय जो है वो साझी गृहस्थी में मतलब रह रही है, यानी कि गृहस्थी में रह रही है। और यहाँ पे अगर देखें रक्त जनित का क्या मतलब है, जो ब्लड रिलेशन है, माँ बेटा, पिता पुत्री और भाई बहन, ठीक है। और जिसका जो है मैरिज रिलेशन है, मैरिज जैसे मैरिटल रिलेशन उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो मैरिटल रिलेशन में शादी होने के बाद सास ससुर हो गए हैं, ठीक है। ससुर बहू का संबंध है, पति पत्नी का हो सकता है, भाभी और देवर का हो सकता है, ठीक है। दत्तक यानी कि अडॉप्शन की बात करते हैं तो पिता और पुत्री की यहाँ पे बात की गई है। बस ये पॉइंट हमको याद रखना है। अब सीधे सीधे जो है हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। जो सबको पता है कि चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी होता है, प्रारंभिक होता है। और उसमें जो है देखते हैं क्या है। तो पहला है जो है लगभग सभी एक्ट में यही चीज़ रहता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट वगैरह है। तो ये याद रखना कि अभी फिलहाल में ये एक्ट जो है पूरे ऑल इंडिया में लागू है, यानी कि संपूर्ण भारत में है। कब से ये हुआ है, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करके जो है इसे अभी जितने भी एक्ट हैं वो सभी जो है संपूर्ण भारत में लागू हैं। देखो, एक होता है लॉन्ग टाइटल, एक होता है शॉर्ट टाइटल, ठीक है। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये इसका शॉर्ट टाइटल है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कि ऐसी महिलाओं के कुटुंब भीतर रहने वाली, ये सब पूरा ना इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइटल। तो ये भी याद रखना कि कभी अगर बाय द वे जो है कभी पूछा जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या है, ठीक है। सेक्शन 2 में जो है कुछ बेसिक डेफिनेशन दिए रहते हैं और वो हमको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सेक्शन 2 जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो नंबर 2A, ठीक है। 2A में जो है एग्रीव्ड पर्सन की बात करता है, यानी कि व्यतीत व्यक्ति की बात करता है। कैसे याद करेंगे, तो A फॉर एग्रीव्ड और 2A, ठीक है। लगभग 2 में सेक्शन 2 में हर एक में जो है डेफिनेशन रहता है, अगर कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे तो, जैसे एविडेंस वगैरह में 3 में है, ठीक है। उसी तरह से जो है अगर TPA देखोगे तो वहाँ पे भी जो भी एक्सप्लेनेशन है या डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में है। तो अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी एक्ट में जो है जो डेफिनेशन है वो कहाँ है, सेक्शन 2 में है। तो कहने का मतलब याद रखना, यहाँ पे 2 तो हो गई होगा। 2A में जो है एग्रीव्ड पर्सन यानी व्यथित व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी कि जो एग्रीव्ड पर्सन है। तो बस यहाँ पे यही याद रखना कि यहाँ पे इस अधिनियम यानी एक्ट से संबंधित जो व्यथित व्यक्ति है किसी भी वुमेन से जो है अभिप्रेत है, यानी कोई महिला है। व्यथित व्यक्ति यहाँ पे महिला होगा जो किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो है यानी घरेलू हिंसा का जो है वो शिकारी है, यानी कि जो है पीड़ित है, ठीक है। 2B से बालक याद करना होगा। तो बालक कौन होगा, बालक की कैटेगरी में कौन आएगा, ठीक है। तो ये याद रहना कि जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, ठीक है। और वो कौन सा होता है, ये तो पहले ही याद रखना, रट जाना। यहाँ पे दिया हुआ है जेजे एक्ट में भी यही चीज दिया हुआ है, 18 वर्ष से कम बालक का जो प्रावधान है, ठीक है। उसके अंतर्गत कोई भी जैसे अडॉप्टेड चाइल्ड भी आ सकता है, ठीक है। सौतेला भी आ सकता है और पोषित बालक भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहली तो 18 वर्ष से कम, और दत्तक, सौतेला और पोषित तीनों प्रकार के जो है बालक इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जो सेक्शन, वो है यहाँ पे आप देख सकते हो 2E, ठीक है। ये घरेलू घटना रिपोर्ट की बात करता है। थोड़ा सा बस इतना ही याद रखना कि किस सेक्शन में है, ठीक है। जो में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन 2F है, जिसको बोलते हैं हम लोग घरेलू नातेदारी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी तब समझी जाएगी, अभिप्रेत है, जो क्या है, संयुक्त परिवार के साथ जो है वो साझी गृहस्थी, मतलब संयुक्त परिवार के साथ जो वो रह रही है, ठीक है। और उसका जो है उस परिवार में किसी व्यक्ति के साथ विवाह हुआ है, ठीक है। या किसी व्यक्ति के साथ जो विवाह होने के बाद जो है दत्तक ग्रहण की वगैरह है। तो कहने का मतलब वो एक कुटुंब के सदस्य के रूप में है, ठीक है। ये भी याद रखना। तो घरेलू नातेदारी से यहाँ रिलेशन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। बस इतना ही यहाँ सेक्शन पूछा जाएगा, किस सेक्शन में घरेलू नातेदारी को बताया गया है। 2G में देखते हैं, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है घरेलू हिंसा 2G में, चूंकि हम इसी से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो ये तो आना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस को कहाँ पे डिफाइन किया गया है।
तो ये सेक्शन 2G में बताया गया है। और ये बताया गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं, बस यही बताया गया कि इसका वही मीनिंग निकाला जाएगा जो इस एक्ट के सेक्शन 3 में दिया हो। ठीक है, तो अभी हम सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 ऑलरेडी जो है डिस्कस करता है कि जो है डेफिनेशन ही बताता है सेक्शन 3, ठीक है, कि क्या होगा डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस इतना ही याद रखना कि कहाँ पे बताया गया है। तो सेक्शन 2G जो है इसको रीड विथ सेक्शन 3 याद रखना। 2H की बात कर लेते, जो डाउरी यानी कि दहेज बात करता है, दहेज के लिए। तो आपको पता होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके सेक्शन 2 में जो है ये बताया गया है, तो इसका जो डेफिनेशन वहां से है। ठीक है, सेक्शन 2I यहाँ पे मजिस्ट्रेट से संबंधित जो है बातें कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट कौन मजिस्ट्रेट होंगे जो संज्ञान मिलेंगे, यानी कि जो है मजिस्ट्रेट का अर्थ वहाँ पे उन मजिस्ट्रेट लगाया जाए जहाँ पर जो है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में जो वो मजिस्ट्रेट आते हैं। और उसके बाद जो है वो जो मजिस्ट्रेट होंगे वो क्या होंगे, जो है फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। और क्या है, और यहाँ पे बता रहा है कि नहीं तो अगर महानगर है तो वहाँ पे महानगर से मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में इस एक्ट में कौन से मजिस्ट्रेट आते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रथम वर्ग का जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है। और अगर वो जो है महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको जो है आप नोट डाउन करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया। जो इंपॉर्टेंट अगला सेक्शन यहाँ पे वो है सेक्शन 2K, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2K। अगर हिंदी में देखें तो टू ट, दो ट में ये परिभाषित किया गया है। 2K में ये बताता है मॉनेटरी रिलीफ के बारे में, जिसको बोलते हैं धनी अनुतोष। मॉनेटरी रिलीफ यहाँ पे हम सीधे सीधे बता दें, ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, कि आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकरण पर जो धनी अनुदेश देने का आदेश जो है जो मजिस्ट्रेट है वो दे सकता है। ठीक है, इसको हम सेक्शन को रेड विथ सेक्शन 20 के साथ हम पढ़ेंगे, वहां भी ये प्रावधान दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है सुनवाई के किसी भी स्टेज पर, ठीक है, वो जो है जो मॉनेटरी रिलीफ है वो जो विक्टिम है, पीड़िता है, उसको देने के लिए जो वो आदेश दे सकता है। इस बात को जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे की। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी आप देख रहे, ये 2 अंग लिखा हुआ है, प्रेस्क्राइब्ड यानी कि विहित की बात करता है। तो विहित हम बता दें कि 2 जो है 2T CRPC, ठीक है, ये याद रखना CRPC का। तो यहाँ पे जो विहित जो है यानी कि प्रेस्क्राइब जो वर्ड दिया था, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये लिखा है ना 2 अंग जो है 2 ड, सॉरी अंगा नहीं है, 2 ड है। अब यहाँ पे जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड दिया है, विहित वर्ड, देखो हर एक्ट में अलग अलग है। ठीक है, ये प्रेस्क्राइब्ड जो वर्ड है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो है, जिन पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है नियम बना सकते हैं, उससे संबंधित विहित है। अगर हम बात करें तो इसको अगर हम CPC में कहीं अगर बताया गया है सेक्शन 2 का 16, ठीक है, 216 में जो है विहित शब्द को बताया गया है। अगर वहीं जो है हम CRPC की बात करते हैं तो CRPC का सेक्शन 2T में जो है विहित शब्द बताया गया है। और इस अधिनियम में 2 ड में बताया गया है। और कहाँ बताया गया है, आप अगर पढ़े होंगे माइनर एक्ट स्त्री अशिष्ट रूपर प्रतिषेध जो अधिनियम है, ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंट प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, तो वहां भी जो है ये जो है 2G, ठीक है, 2G में बताया गया है। और कहाँ बताया गया है, तो और जो है एक जगह पे बताया गया है, जैसे अगर आप देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1951, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 58 है, 51 नहीं है, 1958 का है ये। वहां पे जो है सेक्शन 2C में बताया गया है। तो देखो इन सभी चीजों को आपको याद करना है। ठीक है, कैसे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यहाँ पे जो है देखो ये जो सेक्शन है
तो इस सेक्शन में जो है यानी कि सेक्शन 2M, ये 2M है, ठीक है। इस एक्ट का सेक्शन 2M में जो है ये बताया गया है विहित को, ठीक है, 2M में। वहीं सीआरपीसी के सेक्शन 2T में बताया गया है विहित को। वहीं अगर सीपीसी की बात करें तो 216 में बताया गया है। वहीं अब अगर बात करें जो है डोमेस्टिक जो वायलेंस एक्ट, अभी तो हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की ही बात कर रहे हैं, वो इंडिसेंट प्लेस पे जो महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न है, सेक्सुअल हरासमेंट है, उसमें भी बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है? ये बताया गया है आपका सेक्शन, एक मिनट, ठीक है, इसमें नहीं है, जो है ये बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर में, ठीक है। तो ये हो गया 2M में, यानी कि इस वाले में, और उसके बाद जो 2T सीआरपीसी, 216 सीपीसी, और उसके बाद जो है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का सेक्शन 2C में बताया गया है, ठीक है। और जो है जो अशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम है, उसके सेक्शन 2C में बताया गया है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 5 जगहों पे जो है ये बताया गया है। तो ये याद रखना कहाँ कहाँ पे मेंशन किया है। और दूसरी बात, आखिर में ये विहित क्या है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए नियमों से अभिप्रेत है, बस इतना याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है 2Q, ठीक है। 2Q जो इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है रेस्पोंडेंट से संबंधित, प्रत्यर्थी से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो है एडल्ट मेल अभिप्रेत है, यहाँ पे जो उस घरेलू नातेदारी में रह रहा हो, ठीक है, जिसके विरुद्ध जो है व्यथित व्यक्ति यानी कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो है कोई अनुतोष की मांग किया हो, ठीक है। और उसके बाद जो है कोई महिला या पति या पुरुष भागीदार किसी जो है इसके विरुद्ध जो है फाइल किया गया। बस इतना ही हमको याद रखना है किस सेक्शन में कहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2S, 2S को देख लेते हैं। 2S में बस इतना याद रखना, साझी गृहस्थी कहाँ पे बताया गया है? 2S में बताया गया है। 2T में जो है आश्रय गृह के बारे में प्रावधान है, याद रखना। राज्य सरकार जो है आश्रय गृह के रूप में जो कोई भी नोटिफाइड करेगा वो इसके संदर्भ में रहेगा, बस इतना याद रखना। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 जो है घरेलू हिंसा के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। और मैं पहले ही बता दिया हूं कि घरेलू जो हिंसा है वो 2G में बताया गया है, ठीक है। घरेलू हिंसा जो है इसी एक्ट के 2G में बताया गया है। और इससे संबंधित प्रावधान जो है यहाँ पे घरेलू हिंसा की परिभाषा की बात करते हैं तो इस सेक्शन 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर कोई कार्य या कोई लोप यानी कि एक्ट और ओमिशन कोई बाई कंडक्ट या वायलेंस के को दिखा करके करता है, जिसके वजह से बस इतना याद रखना कि ऐसी विक्टिम को जो है शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग, ये जितने भी दुरुपयोग हैं वो आपको याद रहना चाहिए, कारित करता है, ठीक है। तो जो है ये घरेलू हिंसा के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इन सभी के वजह से जो है उसको जो है जो है पीड़ा होती है। अब देखो शारीरिक दुरुपयोग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आता है शारीरिक पीड़ा, अपहानि और जीवन अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करना, ठीक है। अब जो है हमला, आपराधिक अभित्रास, आपराधिक बल, ये सब जो है इसमें शामिल है, ठीक है। लैंगिक दुरुपयोग में कि किसी ऐसी जो है सेक्सुअल नेचर का कोई एक्ट करना, ठीक है, जिससे जो उस महिला की गरिमा का दुरुपयोग हो, अपमान उसको महसूस हो, तिरस्कार किया जाए समाज में, ठीक है, या कोई अतिक्रमण करता हो, तो भी जो है ये इस डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और अगर भावनात्मक, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग की बात करें तो अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली, विशेष रूप से संतान या नर बालक के न होने पर, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो है बच्चे, अगर कोई बच्चा नहीं हुआ हो उसका, ठीक है, और वो भी खास करके अगर उसके पास कोई बेटा ना हो, ठीक है, पुत्र ना हो, पुत्र की प्राप्ति ना हो, तो उसका अपमान करना, उपहास करना, ये भी जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, ठीक है।
अब देखो आगे की जो चीज़ें हैं वो हमको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेक्शन 3 चैप्टर 3 में हम चले आते हैं। चैप्टर 3 जो है संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियों और कर्तव्य। देखो यहाँ पे जो है ना एक चीज बता दें हम कि एक जो है संरक्षण अधिकारी हैं, ठीक है, और संरक्षक जो संरक्षण अधिकारी हैं जिसे प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं, उनकी पावर और ड्यूटी के बारे में बताया गया। बस आपको इतना ही ध्यान देना है चैप्टर 3 में जो प्रोटेक्शन अधिकारी कैसे जो है, एक तो पहली बात प्रोटेक्शन अधिकारी लोक सेवक होता है, कैसे जो अपनी सर्विस को जो है पब्लिक में प्रोवाइड करेगा, उसकी पावर क्या होंगी, उसके ड्यूटी क्या होंगे, चैप्टर 3 में जो है बताया गया है, ठीक है। चलो चैप्टर 3 के सेक्शन 4 की बात करते हैं। तो क्या बताता है, संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना, जानकारी देने वाले जो है के दायित्व का अपवर्जन, ठीक है। तो कोई भी घरेलू हिंसा अगर इसको विश्वास हो जाए, विश्वास के होने के कारण हो, जिसके हिंसा से कोई कार्य हो चुका है या संभावना है, तो इसके बारे में कोई भी व्यक्ति जो है उसको जानकारी दे सकेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक ऐसी जानकारी देता है तो संरक्षण जो अधिकारी होगा, जिसे प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं, वो जो है उसके इस जो बताया है उसको जो है डिस्क्लोज नहीं करेगा कि ये जो है फलाने व्यक्ति ने जो है इस बारे में जो जानकारी दी है, ठीक है। बाकी सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 6 पे आते हैं। सेक्शन 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आश्रय गृहों के कर्तव्य की बात कर रहा है। बस इतना याद रखना कि ये संरक्षण अधिकारी की द्वारा जो है सेवा प्रदान करना, आश्रय देना जो है, ये विक्टिम के लिए मैंडेटरी है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7 में जो है जो मेडिकल जो सुविधा है, ठीक है, उसका लाभ दिलाना, ये आपको बस इतना ही याद करना है, सेक्शन 7 में बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 8, ठीक है। सेक्शन 8 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है, तो बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार चाहे नोटिफिकेशन निकाल करके एक या एक से अधिक, ठीक है, हर जिले में अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन अधिकारी नियुक्त करता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है किस सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये है सेक्शन 8, आपको याद रहना चाहिए। और एक चीज और बता रहे, नियुक्ति करते समय जो है राज्य सरकार ये देखेगा संरक्षण अधिकारी हो सके तो संभव हो तो महिला हो, ठीक है। खास करके ये जो है महिलाओं को जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके पास अनुभव होना चाहिए, ऐसी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इससे संबंधित चीजें जो क्वालिफिकेशन दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 9। 8 और 9 दोनों को मिलाकर के एक साथ पढ़ा जाता है। संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य जो है, ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी कि सेक्शन 8 में अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर के, और सेक्शन 9 में जो है ड्यूटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सीधी सीधी हम एक लाइन में बता दें कि किसी भी मजिस्ट्रेट को क्या होगा, प्रोटेक्शन अधिकारी जो है रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा, बस इतना याद रखना। सेक्शन 9 में यही उसका काम होता है, ठीक है। अब सीधे सीधे आ जाओ सेक्शन 10 में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 सेवा प्रदाता, यानी कि जिसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। देखो जो हिंदी वाले बच्चे हैं और इंग्लिश वाले बच्चे, इनको उन लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए बीच बीच में मैं जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उसको भी मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, बस आप रिवाइज करते चलिए। चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है इसको हम समझते हैं। सेवा प्रदाता क्या होता है, अगर हम बात करें जिस तरह से प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर ऑफिसर होता है, इसकी अपॉइंटमेंट और ड्यूटी, ठीक है। तो ये इस सेक्शन में जो है ये बताया गया है, जो राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत करवाता है, यानी कि अपॉइंटमेंट तथा ड्यूटी दोनों सेवा प्रदाता ऑफिसर को की बताई गई है, जो राज्य सरकार के पास ही रजिस्ट्रीकरण करवाया जाएगा, बस इतना ही याद रखना। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया बस ये पूछा जाता है कि सेवा प्रदाता किस सेक्शन में बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 11 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार के कर्तव्य क्या होंगे। तो कह रहा है कि देखो सरकार की सीधी सीधी हम कर्तव्य एक लाइन बता दें कि जो भी जो है संबंधित जो भी मंत्रालय हैं
और कानून से संबंधित विभाग की जाने वाली प्रभावी तथा समन्वय निश्चित करना राज्य केंद्र का कार्य है। जैसे मान लो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रत्येक राज्य सरकार से सुनिश्चित करेगा कि सभी उपाय करो, ठीक है, चाहे वो इन संबंधित जो चीज़ें हैं, लोक मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो, लोगों को अवेयर करो, ठीक है, ताकि ये सब घटनाएं जो है वो दोबारा मतलब सुनने को न मिले, ठीक है। पुलिस अधिकारी, न्यायिक सेवाएं और सदस्य, ये सब चीज़ यहाँ बताया गया है। तो बता रहा है कि विभिन्न मंत्रालयों और प्रोटोकॉल वगैरह को देखते हुए जहाँ तक पॉसिबल हो लोगों को जो है अवेयर कराओ। ये केंद्र सरकार के ये सरकार का दायित्व है, इसको करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया है। चैप्टर नंबर 4 का जो है सेक्शन 12 मजिस्ट्रेट की आवेदन की बात कर रहा है। तो कौन जो है आवेदन करेगा मजिस्ट्रेट के समक्ष? तो याद रखना, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन हो, व्यथित व्यक्ति हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, संरक्षण अधिकारी हो, या एग्रीव्ड पर्सन की ओर से कोई अदर जो है पर्सन हो। तीन चीज यहाँ पे याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन जो है सेक्शन 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की को आवेदन करेगा? तो कोई व्यथित व्यक्ति, एग्रीड पर्सन, या तो कोई प्रोटेक्शन जो अधिकारी है, ऑफिसर है। और वो नहीं है तो वो जो है एग्रीड पर्सन के बिहाफ पे कोई अन्य जो है जो है वो दर्ज कर सकता है। इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और हम दिखा दें, 12 क्लॉज 4, 12 क्लॉज 5, ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय के आवेदन की प्राप्ति से ये 3 दिन की से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो भी मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख जो है बताएगा, तो वो जो है कोर्ट में जो आवेदन की तारीख है उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, उसके अंदर ही करना है। मजिस्ट्रेट जो होता है जो सेक्शन सब सेक्शन 1 के अधीन जो है आवेदन की सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर ही वो सब जो है निपटारा करने का प्रयास करेगा। यानी 60 डेज के भीतर ही जो है उसको जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देना की वो कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, दो इंपॉर्टेंट है। सूचना की तामील, है ना। तो सूचना की तामील यहाँ पे कब की जाएगी? तो 2 दिन ऐसी तामील प्रोटेक्शन, बस इतना याद रखना, इस सूचना की तामील 2 डेज दिया हुआ है, ठीक है। जो है 2 दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त युक्त समय भीतर मजिस्ट्रेट जो है तामील करवाएगा। कौन करवाएगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा और उसके बाद जो वो सूचना की तामील जो है कराएगा संरक्षण अधिकारी के द्वारा, ठीक है। भाई अगर मान लो कि एक तो वो एग्रीड पर्सन है, तो एग्रीड पर्सन अगर वो क्लेम कर दिया, तो जब तक रिस्पोंडेंट को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? तो उसकी समन की तामील मजिस्ट्रेट जो है किसके द्वारा करवाएगा? मतलब रिस्पोंडेंट के पास भेजेगा, तो वो जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर ही लेके जाएगा वहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 14 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 14, सेक्शन 14 परामर्श की बात कर रहा है। उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जाता है परामर्श जो है, कह रहे कि सेक्शन 14 के क्लॉज 2 सब सेक्शन 2 मजिस्ट्रेट की उपधारा 1 के अधीन कोई निर्देश जारी किया, मामले की सुनवाई अगली तारीख 2 मास से अधिक अवधि के भीतर नियत करेगा। ये याद रखना, 2 मास, ठीक है। बाकी ये सब नहीं देखना है हमको, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो सबको पता है कि जो भी कार्रवाई होगी बंद कमरे में किया जाएगा, ठीक है। जो है उसके बाद 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, ठीक है। 18 जो है संरक्षण आदेश दे सकेगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट। 19 निवास करने के लिए आदेश दे सकेगा, ठीक है। उसके बाद जो है 20 मैंने बताया था कि इसके साथ पढ़ना था सेक्शन जो है, अगर आप देखिए डेफिनेशन क्लॉज में जो है सेक्शन 2 के, ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ की बात, तब उसी टाइम मैंने कहा था कि जो है हम किसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, वो जो है सेक्शन 20 के साथ रिलेट करके इसको पढ़ेंगे। बस इतना ही याद रखना। 21 में जो अभिरक्षा आदेश की बात कर रहा है, ठीक है, सेक्शन 21 जो है अभिरक्षा, इधर से क्वेश्चन नहीं आता है, बस डायरेक्ट 1-2 सेक्शन से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बात बता दें कि जो है ये जो एक्ट है ना, ठीक है, ये एक्ट जो है रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है, ठीक है।
रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव नेचर क्या होता है, जिसको भूतलक्षी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्ट होता है तो दो दो प्रभाव रखता है वो, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव और दूसरा जो है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जिस दिन, जैसे मान लो आज यह कानून बना, ये एक्ट पारित हुआ, तो आज से पहले की जो भी घटनाएं हैं और अभी फिलहाल चल रही हैं, तो ये एक्ट जो आज लागू हुआ है वो उन घटनाओं पर भी प्रभावी होगा पिछली जो चल रही हैं। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव भविष्यलक्षी कहते हैं कि आज अरे एक्ट पारित हुआ तो पीछे की घटनाएं छोड़ दो। ठीक है, आज के बाद जो भी इससे संबंधित घटनाएं होंगी उन पे लागू होगा। तो ये याद रखना, ये जो एक्ट डोमेस्टिक जो घरेलू हिंसा डीवी एक्ट 2005 का, ये याद रखना, ये भूतलक्षी है। ठीक है, जो है रेट्रोस्पेक्टिव। इससे संबंधित जो है सरस्वती वर्सेस बाबू का एक केस था। ठीक है, ये क्वेश्च पूछा हुआ है, सरस्वती वर्सेस बाबू। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है लागू, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। ठीक है, याद रखना। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पक्षी आदेश देना अंतरिम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। सेक्शन 27 का क्लॉज जो है 2, सबसेक्शन 2 देखते हैं। अधिकारिता की बात कर रहा है, जिसमें बताया गया कि ये जो है अधिकारिता अधीन किया गया कोई भी आदेश जो है समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं 29 पे। ठीक है, 29 इंपॉर्टेंट है, अपील के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश की यथास्थिति व्यथित व्यक्ति के प्रत्यर्थी पर जिस भी पश्चातवर्ती हो तामील की जाएगी 30 दिन के भीतर। बस इतना ही याद रखना, अपील कब की जाएगी तो 30 दिन के भीतर जो ये अपील होगी। ठीक है, चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं, जिसमें मिसलेनियस बताया गया है प्रकीर्ण। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 31, अभ्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए जो है शास्ति यानी कि दंड की बात कर रहा है। तो किसी भी, अगर मान लो कि जो है न्यायालय यानी कि कोर्ट ने जो है क्या किया, आर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। ठीक है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो मानने को तैयार ही नहीं है, तो उसको क्या सजा होगी, तो कह रहे कि 1 वर्ष की वो जेल होगी और 20,000 रुपए तक का जो है जुर्माना होगा, किसी भी भांति का। वो सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। ठीक है, जिसका जो पनिशमेंट है वो आईपीसी के सेक्शन 53 में जो है अभी फिलहाल में 5 तरह के जो है पनिशमेंट बताए गए हैं, और मूल रूप से जो है 6 प्रकार के पनिशमेंट हैं। तो वहाँ पे जो है 4th नंबर पे बताया गया कि किस 53 का जो है 4था नंबर जो बताया गया है कि किस प्रकार का सादा होगा कि कारावास होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये अपराध है वो जो है 32 के अंतर्गत, ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं जो अपराध है, ये 32 के सेक्शन 32 के अंतर्गत कैसा होगा, संज्ञेय और अजमानती होगा, यानी कि नॉन कंपाउंडेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा, ये इस तरह के अपराध। ठीक है, उसके बाद संज्ञान और सबूत की बात तो मैंने बता दिया, 32 में पढ़ा कर रहा है। सेक्शन 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने की शक्ति, यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, तो उसके लिए भी सेम वही जो रिस्पोंडेंट को है 20,000 रुपए तक का जुर्माना, कोई भी हो सकता है, सादा और कठोर भी हो सकता है, और 1 वर्ष की जेल भी हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, अगर ऐसा कोई करता है तो अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई जो है संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सद्भाव पूर्वक में किया है। ठीक है, बाकी जो है 37 इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सरकार को जो है नियम बनाने की शक्ति जो है सेक्शन 37 में बताई गई है। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो है चीज़ें आपको ये डीवी एक्ट जो है काफ़ी समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है नेक्स्ट जो एक्ट कोई लेकर के आएंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।